दोस्तों, आइए आपके बीच एक और प्यारी सी स्टोरी लेकर आए हैं। आज की इस कहानी का नाम है भूतिया खेत। यह एक भूतिया स्टोरी है। अगर आपको हिंदी स्टोरी, भूतिया स्टोरी या भूत वाली कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो दोस्तों इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। यह एक हॉरर स्टोरी है। तो चलिए आपको हम इस भूतिया कहानी की तरफ लेकर चलते हैं। कुछ दिनों से कालगढ़ में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। गांव में कोई भी घटना होती थी तो सबसे पहली सूचना हिम्मत सिंह को दी जाती थी। गांव की बुढ़िया भागती हुई जमींदार के पास पहुंची। बुढ़िया, जमींदार साहब गजब हो गया। मेरा बेटा मटरू कल शाम से गायब है, अभी तक घर नहीं आया। जमींदार, अरे आ जाएगा, किसी दोस्त के यहाँ गया होगा। आजकल के लड़के बिना बताए पार्टी वगैरह मनाते रहते हैं। बुढ़िया, लेकिन जमींदार साहब मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछ लिया, किसी ने भी उसे कल दोपहर के बाद नहीं देखा। सबसे अंत में मटरू के दोस्त सुरजा ने उसे देखा था। जमींदार, ठीक है। जमींदार, दीवान जी सुरजा को बुला लाइए। दीवान नेकचंद कालगढ़ गांव का सबसे पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति था। सुरजा जमींदार के पास आता है। जमींदार, बताओ सुरजा, तुमने मटरू को सबसे अंतिम में कहाँ देखा था? सुरजा, जमींदार साहब, कल मटरू मुझे शाम 5 बजे शमशान के बगल में गन्ने के खेत की ओर जाते हुए मिला था। जमींदार, उस तरफ तो कोई जाता नहीं, वहाँ जाने के लिए तो मैंने पूरे गांव को मना कर रखा है। सुरजा, जी जमींदार साहब, मैंने उसे याद भी दिलाया कि उधर जाना मना है, लेकिन वह बोल रहा था कि उसका कुत्ता मोती उधर ही भागता आया है और फिर वह गन्ने के खेत में चला गया। जमींदार, ठीक है, दोपहर में हम लोग गन्ने के खेत में जाकर मटरू की खोज करेंगे। दोपहर में गांव के सारे लोग मिलकर शमशान के बगल वाले गन्ने के खेत में मटरू को खोजते हैं, लेकिन ना तो मटरू और ना ही उसका कुत्ता मोती कहीं दिखाई देता है। शाम ढलने से पहले वहाँ से जमींदार सभी लोगों को निकल जाने के लिए बोलता है, क्योंकि कालगढ़ के लोगों का मानना था कि शाम ढल के बाद उस गन्ने के खेत में भूत प्रेत का वास होता है। अभी तक कालगढ़ के करीब 28 लोग उस गन्ने के खेत में लापता हो चुके थे। कई बार इस गन्ने के खेत को काटा भी गया, लेकिन अगली सुबह फिर उसमें गन्ने का खेत पाया जाता। भय से गांव का कोई आदमी शाम के वक्त उधर से नहीं गुजरता। बुढ़िया, अब क्या होगा मालिक, मेरा मटरू के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। जमींदार, मैं तुम्हारे दुख को समझ रहा हूँ, लेकिन जितना हमें करना था हम लोगों ने कोशिश कर लिया। अब तुम जाओ और थाने में अपना रपट लिखा दो। तभी धन्नो धोबी दौड़ता हुआ आता है। धन्नो, अरे जमींदार साहब गजब हो गया, मैं नदी के किनारे कपड़ा धो रहा था, तभी शमशान के बगल वाले गन्ने के खेत से लाल धुएं का बाउंडर उठते हुए देखा, और उस बाउंडर में गांव से लापता कई पुराने लोग और मटरू अपने कुत्ते मोती के साथ दिखाई दिए। जमींदार, क्या बकते हो धन्नो, हम सभी अभी गन्ने के खेत से आ रहे हैं, हमें तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। धन्नो, मालिक मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से अभी देखा है। वो बाउंडर तेजी से चलकर काटते हुए शमशान की तरफ चला गया और लाल धुएं से फिर वो नीले धुएं में बदल गया। तभी वहाँ इंस्पेक्टर टोने भी आ जाता है। जमींदार, आइए इंस्पेक्टर साहब, हम आप ही को बुलवाने वाले थे। आपके गांव में घट रही घटना के बारे में तो मालूम ही होगा। जमींदार, जी हाँ जमींदार साहब, गांव में घट रही घटनाओं पर हमारी पैनी नज़र है। हमने 2 कांस्टेबल सिंटू और पिंटू को गन्ने के खेत के पास चेक पोस्ट बनाकर तैनात रहने को कहा है। जमींदार, अभी अभी धन्नो धोबी ने गन्ने के खेत में लाल धुएं का बाउंडर उठते हुए देखा है, जो शमशान में जाकर नीले कलर में बदल गया और विलीन हो गया। इंस्पेक्टर, हमें भी पता है, कांस्टेबल पिंटू और सिंटू ने इसकी पुष्टि की है कि उन्होंने भी ऐसे बाउंडर को उठते हुए देखा है जिसमें कुछ लोग फंसे हुए दिखाई दिए थे। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि आप गांव को सभी को हिदायत दे दें कि शाम के वक्त गन्ने के खेत की तरफ कोई नहीं जाएगा।
गांव का सबसे बड़ा सेठ चितर पांडे की कार भी वहां आ जाती है। जमींदार, अरे आइए चितर पांडे जी, आप ही के गन्ने की खेत की चर्चा हो रही है। चितर पांडे, अरे मैं भी इस भूतिया गन्ने की खेत से परेशान हो गया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसके चारों तरफ चार दीवारी घिरवा दूँ ताकि कोई आगे कांड ना हो। इंस्पेक्टर, सही सोचा सेठ जी आपने। जमींदार, ये लीजिए मुखिया जी, 2 लाख मेरी तरफ से बुढ़िया को दे दीजिए। जमींदार, अरे पांडे जी आप खुद दीजिए। चितर पांडे, अरे आप ही दे दीजिए, मैं गुप्त दान देने में विश्वास रखता हूँ, दिखावे में नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, मंत्री जी के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इंस्पेक्टर, ऐसे ही आदमी को हमारे समाज की ज़रूरत है, बहुत ही नेक आदमी है सेठ जी। उधर कांस्टेबल सिंटू और पिंटू चेक पोस्ट पर। सिंटू, भैया कहाँ से हो? पिंटू, हम तो बिहार से हैं, और आप? सिंटू, हम तो यूपी से हैं। ज़रा सुरती है तो दे दो यार, डर के मारे पिछवाड़ा फटा जा रहा है। बताओ, हम लोग क्या भूत मसाज भगाने के लिए भर्ती हुए थे पुलिस में? पिंटू, हाँ भैया बात तो ठीक कह रहे हो। भैया लो चुनौती, पहले खैनी रगड़ो फिर खा के सोचेंगे कि हमें क्या करना है। डर तो ससुरा हमें भी लग रहा है। सिंटू, भैया तुमने कभी भूत देखी है? पिंटू, हाँ भाई हमने तो भूत देखा है। हमारे चाचा को मेरे सामने भूत ने उठाकर 3 बार पटका था, जब हम आम के पेड़ के रखवाली के लिए मचान बनाकर उस पर सो रहे थे। सिंटू, मैं नहीं मानता, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता। ए भाई एक कोरी कल्पना और अफवाह है। पिंटू, ठीक है भैया, अपनी अपनी सोच है। अच्छी बात है कि तुम भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है, हमें तो है भैया। ऐसा करते हैं, आधी रात तक तुम पहरा देते रहो, आधी रात के बाद मुझे उठा देना और तुम सो जाना। सिंटू, हाँ यही ठीक रहेगा भैया। पिंटू, ठीक है भाई, मैं तो अब सोने जा रहा हूँ, रात 2 बजे हमें उठा देना। अभी 5 मिनट हुए थे कि चेक पोस्ट के पास बने झोपड़ी में सिंटू सोने जा रहे पिंटू के पास आता है। पिंटू, अरे सिंटू क्या हुआ, तुम अंदर क्यों आ गए? सिंटू, भाई मुझे पेशाब लगी है। पिंटू, अभी तो पेशाब अंदर करेगा क्या, थोड़ी दूर जाकर पेशाब कर लो, पूरा खेत खाली पड़ा है। सिंटू, कैसी बात, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे उधर जाने में डर लग रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ चलो ना, मैं पेशाब कर लूँगा तो फिर आ जाना। पिंटू, यार अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें भूत पिशाच से डर नहीं लगता। तुम्हारे इस बात से मुझे भी कुछ हिम्मत बढ़ी थी, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज़्यादा डरपोक हो। चलो टॉर्च लेकर चलते हैं। सिंटू चेक पोस्ट से कुछ दूर जाकर पेशाब करने लगता है। उसे 2-4 कदम दूर पिंटू खड़ा हो जाता है। अचानक वहाँ से काली बिल्ली सिंटू के पैरों से टकराती हुई दूसरी ओर खेत में भाग जाती है। सिंटू, भैया बचाओ, मेरे पैरों से भूत टकराकर अभी रह गया। पिंटू, अरे वो तो काली बिल्ली थी, मैंने भी उसे टॉर्च की रोशनी में खेत में जाते हुए देखा है, चल उधर चल। सिंटू, नहीं भैया भूत है, अभी अभी मेरे पैरों में टकराया, मुझे भूत से बचा लो, मैं अपनी पत्नी का इकलौता पति हूँ, उसका क्या होगा, वो विधवा हो जाएगी, बचा लो। तभी आकाश में अचानक बिजली चमकती है और बादल गरजने की आवाज़ के साथ सिंटू और डर जाता है। सिंटू, ब ब ब ब ब भूत। पिंटू, अरे उधर मुझ पर क्यों दिया मूत, सारा वर्दी खराब कर दी तूने, चल झोपड़ी के अंदर चल। सिंटू, सॉरी भैया, वो बादल की आवाज़ और डर से मेरी सुसु निकल गई। भैया हनुमान चालीसा पास रखते हो क्या, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोनों कांस्टेबल चेक पोस्ट के पास बने झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और एक ही खटिया पर सोने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन डर के मारे दोनों को नींद भी नहीं आ रही थी। तभी एक बार फिर बादल गरजा और हवा में झोपड़ी के ऊपर रखा टीन नीचे गिर जाता है। सिंटू भूत भूत करते हुए खटिया से उठकर बाहर भाग जाता है। पिंटू, अरे सिंटू किधर जा रहा है, रुक रुक जा मेरे भाई। सिंटू, तुम जल्दी भागो वहाँ से, भूत है वहाँ। भूत, मैं जा रहा हूँ थाने में, तुम भी भागो वहाँ से। पिंटू, पर मेरे भाई गांव तो उधर है, उधर तो गन्ने का खेत है, उधर नहीं जाना, प्लीज़ लौट आओ, मेरी बात मानो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना। लेकिन सिंटू डर के मारे पिंटू की एक बात नहीं सुनता और गन्ने की खेत की ओर भाग जाता है। सिंटू थक हार कर थाने लौट आता है और इंस्पेक्टर ठोड़े को सारी घटना बताता है। सुबह में सभी लोग कांस्टेबल सिंटू को खोजने गन्ने के खेत में जाते हैं, लेकिन सिंटू का कहीं अता पता नहीं मिलता। जमींदार, इंस्पेक्टर साहब आपको बोला था ना, हमने 2 कांस्टेबल सुरक्षा के लिए गन्ने के खेत के पास लगा दिए हैं, लेकिन अब तो कांस्टेबल भी गायब हो गया है, अब क्या किया जाए? इंस्पेक्टर, जमींदार साहब मेरी बात मानो, अब हमें अघोरियों की मदद लेनी होगी, तब पता चलेगा कि इस गन्ने के खेत का राज क्या है।
पिछले 12 साल में मिलाकर 30 आदमी और पता नहीं कितने जानवर इस गन्ने के खेत में गायब हो चुके हैं। शमशान से एक अघोरी को बुलाया जाता है। वो हड्डी को खोपड़ी में मार कर कुछ सुनने की कोशिश करता है और बताता है, अवघड़, जय महाकाल, मेरी तिलिया मसान की खोपड़ी बता रही कि आज से करीब 12 साल पहले इस गन्ने के खेत में किसी पुजारी की हत्या करके गाड़ दिया गया था। उसी पुजारी की अतिरिक्त आत्मा अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए ये सब कर रहा है। जमींदार, हमारा गांव में तो आज तक किसी पुजारी की हत्या नहीं हुई। हाँ, 12 साल पहले हमारे गांव के मुख्य पुजारी मंदिर से भगवान का सोने का सारा गहना मुकुट लेकर भाग जरूर गया था। अवघड़ मूर्ख को भागा नहीं था, उसकी हत्या की गई थी। आज भी हत्यारा यहीं कहीं है। जब तक उसे सज़ा नहीं मिल जाती तब तक इसी तरह गांव के आदमी लापता होते जाएंगे। जमींदार, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अवघड़, गांव के सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा करो। बीमार, गर्भवती महिला और छोटे बच्चे छोड़कर कोई भी अपने घर के अंदर नहीं होना चाहिए। जमींदार के आदेश पर गांव के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जमींदार, महाराज, सभी लोग आ गए हैं। अवघड़, नहीं, अभी भी एक आदमी नहीं आया है, वह बीमार भी नहीं है। पिंटू, सर, सेठ चितर पांडे सिर्फ नहीं आए हैं, उन्हें अभी किसी ज़रूरी मीटिंग से शहर निकलना है। जमींदार, हमारे गांव की सुरक्षा से बड़ा और कोई मीटिंग नहीं हो सकती। दीवान जी और इंस्पेक्टर साहब, आप दोनों जाकर सेठ चितर सिंह पांडे को बुलाकर लाइए। सेठ चितर पांडे आने में बहुत आनाकानी करता है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब और दीवान जी के दबाव के कारण उसे अवघड़ के पास आना ही पड़ता है। जमींदार, आइए पांडे जी, आप मेरे पास बैठिए। जमींदार, हाँ महाराज, अब आप अपना काम शुरू कीजिए। अवघड़, अभी ये तिलिया मसान की खोपड़ी हवा में उड़ते हुए उस आदमी के पास जाएगी और वह ठहर जाएगी। 5 मिनट उस आदमी को अपना गुनाह कबूल करने का अवसर मिलेगा और उसके बाद ये तो खोपड़ी मेरी भी नहीं सुनेगी। इससे निकलने वाली आग से अपराधी का चेहरा भस्म हो जाएगा। चितर पांडे, जमींदार साहब, ये क्या ड्रामा कर रहा है? मुझे इस समय विश्वास नहीं, मैं चलता हूँ। मंत्री जी के साथ मेरा बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है शहर में। जमींदार, अरे मैं फ़ोन कर दूंगा मंत्री जी को, वो मेरे जान पहचान के हैं, आप टेंशन मत लो, आधे घंटे की बात है। तभी अचानक अवघड़ की खोपड़ी उड़ते हुए सीधा चितर पांडे के पास आकर रुक जाती है। चितर पांडे, अवघड़, ये क्या मजाक है, हटाओ इसे यहाँ से। अवघड़, शायद आपने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आपके पास 3 मिनट बचे हैं गुनाह कबूल करने के लिए, क्योंकि 2 मिनट तो हमारी बात में ही बर्बाद हो गई। चितर पांडे, हाँ, मैं पुजारी की हत्या का अपराधी हूँ, रोको इसे, मैं मरना नहीं चाहता। 12 साल पहले जब मैं मंदिर से सोने और गहनों और मुकुट की चोरी करके भाग रहा था तो पुजारी ने मुझे देख लिया था और मेरे पीछे इसी गन्ने के खेत में पहुँच गया जहाँ मैं गहनों को मिट्टी में छुपा रहा था। मैंने उसको विनती की लेकिन वह नहीं माना, तो मैंने उसे गला दबाकर मार दिया और वहीं उसकी कब्र खोद दी। कुछ दिन बाद उस सोने के आभूषण को बेचकर सेठ चितर पांडे बन गया। जमींदार, इंस्पेक्टर साहब देख रहे हैं क्या? इस दुष्ट को हिरासत में लीजिए। कांस्टेबल पिंटू ठोड़े का इशारा मिलते ही तुरंत सेठ चितर पांडे को पकड़कर हथकड़ी लगा देते हैं। तभी गन्ने के खेत में एक बाउंडर उठता है और गांव वालों के सामने अघोर की अग्नि में पंडित की शापित आत्मा आ जाती है। पंडित, मेरी आत्मा की तृप्ति इसी पापी की मौत से संभव है, लेकिन किसी कारणवश मैं उस गन्ने के खेत से बाहर नहीं आ पाता था। चितर पांडे, मुझे माफ़ कर दो पंडित जी, मुझे अपने किए का पछतावा है। पंडित, तेरी वजह से मैंने इन बेकसूर गांव वालों को अपनी कैद में रखा हुआ है। तेरी मौत से इनकी मुक्ति संभव है। जमींदार, पुजारी जी, कोई और विकल्प दीजिए, किसी की मौत से आप संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? पंडित, चुप करो तुम सब, मेरी मौत का रहस्य बताकर शानो शौकत की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन अब नहीं। उसके बाद पुजारी की आत्मा चितर पांडे को अपने तेज तर्रार दांतों से पकड़कर हवा में लटका देती है और वो थोड़ी देर में ही उसको मार डालती है। इसके बाद आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। पंडित, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, एक के बाद एक करके 30 आदमी और कई मवेशी उड़ते हुए आकर अवघड़ के पास गिरते हैं और सभी सुरक्षित अपने अपने परिजनों से मिल जाते हैं। अवघड़ के कहने पर उस गन्ने के खेत को जलाकर पुजारी जी की याद में एक बड़ा सा मंदिर बनवा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए